तिरुपति के लड्डू में मांसाहारी अंश मिलने से भगवान वेंकटेश के भक्त हिल गए हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जिस लड्डू से भक्ति की शक्ति का एहसास होता था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन लड्डुओं की जांच की नौबत आई ही क्यों, टेस्ट क्यों और कैसे हुए, इसके पीछे की पूरी कहानी देखिए जो टीटीडी ने बताई है। टीटीडी वो समिति है जो मंदिर का मैनेजमेंट संभालती है। जब जगन सरकार सत्ता में थी उस वक्त रमन्ना दीक्षितुलु तिरुपति में मुख्य पुजारी थे। उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त भी लड्डू की खराब गुणवत्ता को उजागर किया था, उसकी उन्होंने शिकायत की थी। उनका यह भी कहना है कि उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. फिर इस साल जून में आंध्र प्रदेश की सरकार बदली और नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी तिरुपति के लड्डू की क्वालिटी पर चिंता जताई। उन्होंने लड्डू में इस्तेमाल हो रहे घी के घटिया होने का अंदेशा जताया। सीएम नायडू ने टीटीडी को मंदिर और प्रसाद की पवित्रता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके बाद टीटीडी के ईओ श्यामला राव ने घी के लिए जारी टेंडर को चेक किया तो तब कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्हें शक हुआ कि कोई इतनी कम कीमत पर गाय का शुद्ध घी कैसे सप्लाई कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वही शुद्ध घी जो कि गाय के दूध से बना है तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल हो सकता है। तमिलनाडु की जो कंपनी जिसका घी इस्तेमाल किया जा रहा था वो सिर्फ 320 रुपए प्रति किलो के रेट से घी सप्लाई कर रही थी। ऐसे में टीटीडी ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल को गुजरात के फूड लैब यानी CALF में भेजा। ये लैब आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रयोगशाला है। 16 जुलाई को लैब ने रिपोर्ट वापस भेजी और इसमें घी में मिलावट पाई गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को इसी रिपोर्ट का हवाला दिया। उस दिन अमरावती में एनडीए विधायकों की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सीएम नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी पहुंची कैसे, तो आपको पहले ये भी समझना होगा कि ये लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को मंदिर के ही रसोई घर में बनाया जाता है। इस रसोई को पोटू कहा जाता है। यहां हर रोज 8 लाख से भी ज्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। पोटू रसोई में इस स्पेशल लड्डू को बनाने के लिए 600 से भी ऊपर कारीगर काम करते हैं। इन लड्डुओं को एक खास विधि से बनाया जाता है। इसमें कई तरह के सूखे मेवे डलते हैं जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, मिश्री, बेसन, शुद्ध घी और दूध, ये सब इन लड्डुओं में डाला जाता है। लड्डू बनाने के लिए हर रोज 700 किलो काजू, 10 टन बेसन, 300 से 400 किलो घी, 10 टन चीनी और लगभग 550 किलोग्राम किशमिश की भी जरूरत पड़ती है। और इस सब के लिए वहां के कारीगर आज भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब इतनी सावधानी बरती जा रही थी तो मिलावट का सवाल उठना ही चाहिए, है ना? पर फिर भी मिलावट हुई। कैसे हुई? इसका जवाब छुपा है उस चीज में जो हर भारतीय मिठाई को उसका अनोखा स्वाद देती है, मिठाई में डलने वाला घी। और उसी घी की जांच जब लैब में कराई गई तो क्या पता चला? रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं, मक्का, कपास, नारियल और पाम कर्नल का फैट मिला। साथ ही साथ उसमें कुछ और चीजें मिली, पाम ऑयल, मछली का तेल, बीफ टैलो और लाट।
और सारा विवाद आखिरी की इन 3 चीजों को ही लेकर है, यानी कि बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल। बीफ टैलो का मतलब है गाय या भैंस की चर्बी में मौजूद फैट, और लार्ड का मतलब होता है जानवर की चर्बी। पर भारत में लार्ड शब्द का प्रयोग अमूमन सूअर की चर्बी के लिए किया जाता है। फिश ऑयल क्या होता है? सामन, हेरिंग, टूना और मैकरेल जैसी तेलीय मछली के टिश्यू से इसको निकालकर प्रोसेस किया जाता है और फिर तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में बोले तो मछली, सूअर और गाय या भैंस की चर्बी से निकले हुए तेल का इस्तेमाल उस घी में किया जा रहा था जिससे तिरुपति का प्रसाद बनता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि घी के कितने सैंपल लिए गए? क्या हम पूरी तरीके से इस टेस्ट पर, इस रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं? इन नमूनों को लिया कैसे गया? कहां से उठाया गया? किस कंपनी के घी में गड़बड़ी पाई गई है? तो इसे लेकर टीटीडी के ईओ श्यामला राव ने पूरी चीज समझाई है। पहले उसे सुनिए। We warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs and we will blacklist you for substandard supplies. So almost everybody started improving their supplies and we didn't have any issues except with one supplier, AR Foods, Tamil Nadu. So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come which are very shocking. तो कई सारी कंपनी है जिनसे घी मिलता है, सबकी जांच कराई गई। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही कंपनी के सैंपल में निकली। आपने वो नाम अभी सुना होगा, वो है AR फूड्स। उस कंपनी का बैकग्राउंड भी समझिए और कैसे इसने घी तिरुपति के लिए देना शुरू किया। तिरुपति मंदिर में पिछले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF की घी सप्लाई हो रही थी। फिर जुलाई 2023 से पहले तक KMF 400 रुपए पर किलो घी देता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने KMF से करार रद्द कर दिया और 5 नई कंपनियों को घी का ठेका दिया। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने अपने दूध का, घी का जो दाम था वो बढ़ा दिया। KMF से कम कीमत पर 320 रुपए प्रति किलो की घी ये कंपनियां सप्लाई करने लगी। यानी कि KMF का घी महंगा पाया जा रहा था और ये कंपनियां 320 रुपए प्रति किलो पर घी दे रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने गुजरात के NDDB लैब में इन सभी 5 कंपनियों के घी के सैंपल भेजे, जिनमें से तमिलनाडु की कंपनी AR फूड्स के घी में मिलावट की बात पता चली है। पर इस पूरे विवाद पर AR फूड से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, सुनिए उनने क्या बोला। இந்த ஏஆர் டெய்ரி ஃபுட்ஸ்ல இருந்து திருப்பதிக்கு நாங்கள் ஜூன் ஜூலையில் தான் அனுப்பிச்சிருந்தோம். அதில் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்மளது எங்கேயுமே நெய் வந்து நம்ம அனுப்புறது கிடையாது. டைரியிலேருந்து அவங்க தேவஸ்தானத்துக்கு நம்ம நெய் போகிறது கிடையாது. இன்னொன்று, நெய் தயாரிப்பில் கடந்த 25 வருஷமாக இருக்கிறதுல எங்களுக்கு எங்களோட தரத்தில் இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் வந்ததே கிடையாது. தர ரீதியாக எந்த ஒரு குறைபாடும் எங்களுக்கு। अब घी में या प्रसाद में जानवरों की चर्बी, ये सुनकर कोई भी परेशान हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जानवरों की चर्बी वाला खाना आपकी थाली तक भी पहुंच सकता है। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, आपके रोजमर्रा के खाने, आपकी खाने की थाली, इसमें भी जानवरों की चर्बी हो सकती है और इसका सोर्स घी है, क्योंकि कई कंपनियां नकली घी बनाकर बाजार में बेचती हैं। इस नकली घी को बनाने के लिए भैंसों के सींग और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। 2020 में आगरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। यहां जानवरों की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर को उबालकर घी बनाया जा रहा था। बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी का इस्तेमाल घी बनाने के लिए आगरा में किया जा रहा था। इसमें रंप यानी पूंछ, पसलियां और स्टेक जैसे बीफ के टुकड़ों से निकली हुई चर्बी होती है।
इस फैट को उबालकर घी की तरह बनाया जाता है। ऐसे में अगर गलती से या दुर्भाग्यवश ऐसा नकली घी खरीद लेते हैं तो ये आपकी थाली तक भी पहुंच सकता है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर सियासत भी जमकर हो रही है और अब यह मामला कोर्ट में पहुंचा है। साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट भी तलब की है, पर सच्चाई क्या अंत में जाकर के पता चल पाएगी? వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. हमसे टकराएगा Myself also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। ये राजनीति है या नहीं, ये तो जांच ही तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि तिरुपति में प्रसाद की पवित्रता हमेशा के लिए धूमिल हो गई है और वो भी बेहद बुरी तरीके से। प्रसाद में गाय की चर्बी ये किसी भी भक्त, किसी भी श्रद्धालु के लिए बेहद दुखद है। मिलावट पाई गई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल है कि ये मिलावट की किसने, कैसे और क्यों? क्या ये सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए लालच का मामला था या जानबूझकर किया गया कोई षड्यंत्र? दुनिया भर के लाखों भक्तों की खातिर मुझे उम्मीद है कि ये एक गलती थी और दुर्भावनापूर्ण किया गया कोई काम नहीं। लेकिन बहुत दुख के साथ ये आज कहना पड़ रहा है कि शायद अब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में शायद कोई भी भक्त जब कोई प्रसाद खाएगा तो एक वक्त के लिए उसके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आएगा कहीं इस प्रसाद में और यही दोबारा कभी ना हो। इसके लिए जरूरत है कि जो भी जांच की जाए उससे इन सारे सवालों के जवाब सामने आए और अगर किसी ने जानबूझ कर ये षड्यंत्र किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अगले 3 दिन तक अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम होंगे। अमेरिका चीन के खिलाफ बने क्वाड में भारत की बड़ी और मजबूत भूमिका चाहता है। चुनाव से पहले अमेरिका की दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आकर उनके समर्थन में बात करें जिससे अमेरिका के भारतवंशी वोट उन्हें मिल सके। यानी अमेरिका की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत विरोधी छल करने से भी बाज नहीं आ रहा। मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार और एनएसए अजीत डोवाल को समन भेजा है। अमेरिका ने ऐसा छल पहली बार नहीं किया। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब गले मिलने के बाद अमेरिका पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करता है। इसलिए आज परवाह देश की के दूसरे हिस्से में हम अमेरिका की भारत विरोधी कुटिल चाल का विश्लेषण करेंगे।
the fearless leader I've ever seen in my life. बहुत उत्सुक है। हमारा गुजरात समाज यहाँ से लगभग 5 से 10 हज़ार पब्लिक तो जाने वाला है। हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले, तो इस बार शायद मुमकिन हो कि हम उनसे मिलें। He is my favorite leader of all time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और कुछ घंटों बाद वो 9वीं बार अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 21 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर में हिस्सा लेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में हिस्सा लेंगे। यह है न्यूयॉर्क का नसाउ स्टेडियम। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 15,000 लोगों के बैठने की है, लेकिन पीएम मोदी को सुनने के लिए अब तक 24,000 भारतवंशी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों में कितना उत्साह है, उन्हीं से सुनिए। तो हम तो बहुत उत्सुक है। हमारा गुजरात समाज यहाँ से लगभग 5 से 10 हज़ार पब्लिक तो जाने वाला है। 10,000 से ऊपर ही होगा। We are very thankful for all the important work that you have done for all the people of India. We are sitting so far and we're so super proud of him sitting here. Yes, we are very excited to meet him. I think he's my favorite leader of all time. I'm so excited to meet him. He's the fearless leader I've ever seen in my life. He's one of the great leader in like century I've seen. Like I'm very excited that he's coming here. मेरे मम्मी पापा और मैं हम न्यूज़ में उनका भाषण सुनते हैं और हमेशा हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले, तो इस बार शायद મુમકિન હો કે હમ ઉનસે મિલે। તમે જે ખાલી ગુજરાત નહીં પૂરા ઇન્ડિયા માટે જે ખૂબ જ કામ કર્યા છે તે અમૃતકાળમાં અમારા માટે આદર્શ છે। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने बड़ी तैयारी की है। मोदी ने 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण दिया था। इसमें 18,500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी ने 2019 में ह्यूस्टन स्टेडियम में हाउडी मोदी कम्युनिटी इवेंट को संबोधित किया था। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग मोदी को सुनने आए थे। 22 सितंबर को नसाउ स्टेडियम में भी ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की शुरुआत क्वाड शिखर सम्मेलन से होगी। 21 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृहनगर डेलावेयर में क्वाड नेताओं की मेजबानी करेंगे। अमेरिका पहुंची दुनिया भर की हस्तियों को 23 सितंबर को समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी इंतजार है। We're very pleased, first of all, that the Prime Minister will be here. India is such a strong and powerful voice globally, but also especially for the global South. We've also seen India's leadership most recently in the G20 on all sorts of issues. चुनावी साल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अमेरिका के दोनों ही दल प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बहाने अमेरिका में भारत वंशियों का वोट चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में भारत विरोधी साजिशें भी रची जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां के बड़े राजनेता अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी किस कदर चाहते हैं। इसलिए अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले अमेरिका का पन्नू प्रेम भी जाग गया। अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपटवंत सिंह पन्नू की याचिका पर भारत सरकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को समन भेज दिया। अमेरिका की इस हरकत का भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, खुद ही देख लीजिए।
एक तरफ अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क की ही एक अदालत ने भारत सरकार को समन भेजा है। अमेरिका का ये दोहरा रवैया हैरान करने वाला है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को तलब किया है। इस संबंध में भारत सरकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ के कथित एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम शामिल है। अमेरिकी कोर्ट ने 21 दिन में इस समन का जवाब देने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह समन गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे में जारी किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की अदालत में अपनी हत्या की साजिश को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। चार्जशीट में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. जिस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मुकदमे में अमेरिकी अदालत ने भारत सरकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ के पूर्व प्रमुख को समन भेज दिया है। उसे 1 जुलाई 2020 को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है। गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन एसएफजे पर बैन लगाया था। सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में पन्नू का संगठन एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा फैलाने की कोशिश में लगा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है और वो कनाडा और अमेरिका में हाल के दिनों में मंदिरों पर हुए हमलों की कई घटनाओं में भी शामिल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा तबका है जो भारत सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि इस तरीके का दबाव बनाए। हालांकि एक अमेरिकी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भारत की सरकार के ऊपर कोई है नहीं और इसका मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, पर अमेरिकी सरकार भले ही ना दबाव बनाना चाहती हो, पर अमेरिका के अंदर एक तबका है जो शायद भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक 5 दिन पहले 17 सितंबर को न्यूयॉर्क में सबसे पुराने स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। उपद्रवियों ने न्यूयॉर्क के बाप स्वामीनारायण मंदिर के गेट पर तोड़फोड़ की। मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब कर दिया और मंदिर के बाहर की सड़क पर भी भारत विरोधी नारे और अपशब्द लिख दिए। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने नाराजगी दर्ज कराते हुए सख्ती से यह मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिका ने इतने गंभीर मामले पर तुरंत एक्शन लेने की जगह घोषित खालिस्तानी आतंकी के मुकदमे में भारत सरकार को समन भेजकर दबाव बनाने की राजनीति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत और अमेरिका का बहुत ही दिलचस्प इतिहास रहा है। अमेरिका कभी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरफा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी करके भारत पर सवाल उठाता है, तो कभी भारत में अलगाववाद और उग्रवाद फैलाने वालों का समर्थन करता है। अब सोचिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आदमी के कहने पर भारत की सरकार और एनएसए को समन भेजा जा रहा है। अमेरिका और कनाडा ने 5 आईज नाम से जो इंटेलिजेंस अलायंस बनाया है, उसके जरिए भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बार बार फैलाया गया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत में हुए लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की थी। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार कहा है कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वाकई रूस के दावे में कुछ सच है? हमने पड़ताल की। तारीख थी 21 मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 और क्वाड के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगाकर कहा था, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है। जो बाइडेन ने सबके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगा था। लेकिन इस सम्मेलन के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने कुटिल छल दिखा दी। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी करके भारत के खिलाफ बेबुनियाद बातें की।
हालांकि इस बारे में भारत सरकार ने सवाल किया तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की और इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। लेकिन उस वक्त रूस ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की इस चेतावनी में दम है। और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें अमेरिकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हाथ था और अमेरिकी हुकूमत ये भी जानती थी कि बांग्लादेश की जो सरकार थी वो भारत की एक अच्छी मित्र थी और उनके शासन के दौरान बांग्लादेश ने अभूतपूर्व तरक्की की थी, प्रगति की थी। उसके बावजूद उन्होंने वहां अस्थिरता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ये जानता है कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश को साथ लिए बिना आगे बढ़ना असंभव है। अमेरिका ये भी अच्छी तरह समझता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल लीडर की बन गई है। इसलिए मजबूरी में अमेरिका भारत के साथ तो खड़ा है, लेकिन भारत के खिलाफ छल करने से भी नहीं चूकता। अमेरिका ने 1970 के दशक में भारत के खिलाफ K2 रणनीति अपनाई थी। इसके तहत अमेरिका ने कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तानियों का गुप्त समर्थन शुरू कर दिया था। अमेरिका में 2 भारत विरोधी संगठन सक्रिय हैं। एक है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC और दूसरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस। इल्हम उमर जैसे जो सांसद हैं जो जिन्हें अल्ट्रा लिबरल अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कहते हैं वो उनका कई बार समर्थन मिल जाता है क्योंकि वो जो हैं जिस तरीके की लिबर्टीज़ की बात करते हैं वो उनका जो एजेंडा है वो ऐसे आतंकवादी संगठनों के एजेंडे से कई बार मेल खा जाता है और इसलिए इनका परोक्ष रूप से उनको कई बार समर्थन मिल जाता है। अमेरिका भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनी तरह चलाने के लिए साजिश रचता है, लेकिन हर बार अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ता है क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। यहाँ वही निर्णय लिए जाते हैं जिनमें भारत का हित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवा देश की में अब तीसरी खबर में हम आपके लिए एक आंकड़ा लेकर आए हैं और वो आंकड़ा है 879 का और ये आंकड़ा है उन लोगों का जो कि ऑपरेशन पी यानी कि ऑपरेशन पेजर बॉम्ब में सिर्फ 48 घंटे में लेबनान में मारेगा। और ये आंकड़ा कोई इजराइल ने नहीं दिया, यह आंकड़ा आया है हिजबुल्लाह के ही अपने एक आंतरिक दस्तावेज से। एक ऐसा दस्तावेज जो बता रहा है कि कैसे सिर्फ एक पेजर वॉकी टॉकी के जरिए 48 घंटे ने इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर ढाया। इजराइल ने गाजा से भी बड़ा हमला लेबनान पर किया है। इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने भीषण बमबारी की। इस एयर स्ट्राइक से एक बात साफ हो गई है कि इजराइल लेबनान पर बड़े हमले करके हिजबुल्लाह का भी हश्र हमास जैसा करना चाहता है। इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह की करीब 100 लॉन्च साइट को तबाह कर डाला। इतना ही नहीं, लेबनान में हुए हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजराइल को आशंका थी कि पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों पर हुए खौफनाक हमलों से बौखलाकर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के हमले से पहले ही इजराइल ने साउथ लेबनान में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करके उसके बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। टाइम्स
टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम के जरिए दिल दहला देने वाले धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के कैंप में दहशत छा गई थी। हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने बहुत बड़े सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम तबाह करके ये संदेश दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम को तबाह करके इजराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिलसिलेवार धमाकों से एक बड़े सैन्य हमले के लिए भी मौका हासिल किया है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम की तबाही के बाद हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों में हिजबुल्लाह के मारे जाने वाले लड़ाकों की संख्या बहुत कम बताई जा रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों ने आंकड़ों को लेकर बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। हिजबुल्लाह के सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों में 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 879 लड़ाके मारे गए। मारे जाने वाले लड़ाकों में 131 ईरानी लड़ाके और 79 यमन के रहने वाले लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के 291 सीनियर कमांडर भी मारे गए हैं। संचार उपकरणों में हुए ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के कम से कम 509 लड़ाकों की आंखों की रोशनी चली गई है। हिजबुल्लाह ने माना है कि संचार उपकरणों में हुए धमाकों से उसका इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। एक साथ हिजबुल्लाह के 879 लड़ाकों का मारा जाना उसके लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने करीब 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोट फिट कर दिया था। दावा किया गया कि लेबनान में धमाकों के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई महीने और कई देशों में अपना मिशन चलाया। पहले हिजबुल्लाह के संचार उपकरणों में खौफनाक धमाके, फिर उसके तुरंत बाद लेबनान पर भीषण बमबारी ने मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का ग्राउंड तैयार कर दिया है। शुक्रवार को बेरूत में इजराइल के नए हमलों ने यह तय कर दिया कि इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी की इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर जंग जरूर छेड़ेगा। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को पहले ही धमकी दे रखी है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने सभी हदों को पार कर लिया है, इसलिए लेबनान में इन हमलों के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद ही लेबनान में इजराइल ने बमों की बारिश शुरू कर दी। हिजबुल्लाह की जो तबाही हुई है वो सिर्फ एक ट्रेलर भर है। हिजबुल्लाह के विनाश के लिए इजराइल इससे भी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल अगर इसमें सफल हुआ तो लेबनान दूसरा गाजा बन सकता है। इजराइल ने जिस तरीके से गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है, उसी रणनीति का इस्तेमाल आईडीएफ लेबनान में भी करने जा रही है। इसका आगाज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के उत्तरी बॉर्डर पर भी इजरायली सेना और विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी मिलने के बाद अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में भारी तादाद में उसके सैनिक तैनात हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका इजराइल की पूरी मदद करेगा। अमेरिका ने लगभग 1 साल से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रखा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक, कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत और 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात कर रखे हैं।
मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दक्षिण लेबनान के साथ ही उत्तरी लेबनान की सीमा पर भी भारी तैनाती कर दी है, ताकि लेबनान भी गाजा की तरह उसके बारूदी जाल में फंस जाए। इजराइल ने लेबनान के उत्तरी बॉर्डर पर टैंक के अलावा मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों का जवाब जरूर देगा, इसलिए उससे पहले ही इजराइल हिजबुल्लाह के मंसूबों को ध्वस्त कर देने के लिए तैयारी कर चुका है। इजराइल का लेबनान में हमला एक बड़े युद्ध का रिहर्सल माना जा रहा है। लेबनान को फंसाने के लिए इजराइल ने जो जाल बिछाया है उसमें हिजबुल्लाह फंस गया। अब हिजबुल्लाह के सामने इजराइल से सीधी जंग लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगले 48 घंटे लेबनान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि गाजा में हमले के 5 महीने बाद ही इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद ने उस प्लान को तैयार कर लिया था जिसका अंजाम पूरी दुनिया ने पिछले 2 दिनों में देखा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हमले कराकर इजरायल आखिर हासिल क्या करना चाहता है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक किस मकसद से करवाए, इसे समझने के लिए देखिए ये अगली रिपोर्ट। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों ने दुनिया में तहलका मचा दिया। सवाल है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी अटैक किस मकसद से कराए। माना जा रहा है कि ये हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन के तहत किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सिलसिलेवार धमाकों के पीछे इजराइल के जो बड़े मकसद थे उनमें सबसे पहला मकसद था हिजबुल्लाह नेटवर्क की मैपिंग करना। उसके बाद हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क को नाकाम बनाना मकसद था। साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना। इसके अलावा इजराइल का तीसरा मकसद था हिजबुल्लाह के लड़ाकों का आत्मविश्वास कम करना। धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के लिए अब किसी भी डिवाइस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। धमाकों ने हिजबुल्लाह के बीच इजरायली तरीकों को लेकर एक भय का माहौल बना दिया है। इस तरह के वॉरफेयर में इजरायली सेना पहले से ही खुद को बहुत ताकतवर मानती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का मकसद अगर सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारना ही होता तो उन उपकरणों को अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों से लैस किया जा सकता था। इजराइल के पास लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उसका जासूसी नेटवर्क है, लेकिन माना जा रहा है कि संचार उपकरणों में विस्फोटों से इजराइल को हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान करने और उनके ठिकानों का पता लगाने में मदद मिलेगी। हिजबुल्लाह मोबाइल के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी पर विश्वास करता रहा है ताकि उसके लोगों को ट्रैक न किया जा सके। इसीलिए हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन के तहत पेजर्स में विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। संचार नेटवर्क बंद होने और हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों के मैदान से हट जाने के चलते लेबनान में हमले के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले भी शुरू कर दिए। लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल में साइबर अटैक से पलटवार कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इजराइल में धमकी भरे मैसेज से दहशत है। इजरायलियों को फोन पर करीब 50 लाख मैसेज मिलने से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा बड़ा नरसंहार भी कर सकता है। इसके लिए उसने इजराइल में अपनी फिदाइन हमलावरों की घुसपैठ करवानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।